गाइडेंस प्रोग्राम myself Dr. Sanjay Prasad Badani, PGT teacher, +2 high school both गया, going to start the chapter biotechnology and its application, principles and process of class 12th। बच्चों, आज मैं जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये हमारे बायोलॉजी का क्लास 12th का बहुत न्यू चैप्टर है और बहुत एडवांस चैप्टर है, जिसमें आपको समझना ज़्यादा है, रटना कम है। क्योंकि जब तक दिमाग में इसका कंसेप्ट नहीं आएगा तो ये चैप्टर से बहुत से बच्चे भागते हैं, डरते हैं इस चैप्टर से। और एक जेनेटिक्स से एक बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th का सबसे लोग कठिन सब्जेक्ट मानते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में ऐसा बेसिक कंसेप्ट दिमाग में दे दूँ कि इस चैप्टर से आपका डर और भय हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएगा और जो आंसर लिखिएगा उसमें आपको मैथ की तरह नंबर मिलेगा बच्चों। इसलिए बच्चों आपको मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेस। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? तकनीकी। तो हम एक ऐसी तकनीक विकसित करें, ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा तकनीक जिसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं या उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनके एंजाइम्स हैं, उनको यूज करके हम अपने फ़ायदे के लिए चीज़, जैसे आप दूध से दही बनना, किसका हेल्प लेते हैं भाई? बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस का। बियर बनता है, वाइन बनता है, किसकी सहायता से होता है? ईस्ट की सहायता से, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी नाम सुने होंगे। ब्रेड बनता है, ब्रेड खाते हैं ना, उसमें किसका हेल्प लेते हैं? सोचिए किसका हेल्प लेते हैं साहब? वो भी ईस्ट का सहारा लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं साहब कि चाहे ब्रेड हो या आपका दूध से दही बने या आपका वाइन बने, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, बहुत सी चीज़ ऐसे हैं जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या उनके बनाए हुए एंजाइम्स का यूटिलाइज करके हम और अपने फ़ायदे का सामान बनाते हैं। बहुत सी दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ हैं। उसी के बारे में बच्चों मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपको पहले ब्लैक बोर्ड पर ले चलता हूँ और ब्लैक बोर्ड पर कुछ बेसिक कंसेप्ट बायोलॉजी का आपको दे देता हूँ, तब जाकर के इस चैप्टर का आपका कंसेप्ट पहले क्लियर होगा। इसलिए बच्चों आप ब्लैक बोर्ड पर आप आइए और मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर ले चलता हूँ, और जो बेसिक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है वो आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। उसके बाद फिर आप इसको पढ़ने में और आपको आनंद ही आनंद आएगा बच्चों। सबसे पहली चीज़ है बच्चों, नाम है बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग। लिविंग का मतलब होगा सजीव। और कोई भी लिविंग थिंग जो होंगे उनका बॉडी किससे बना है बच्चों? उनका बॉडी बना है सेल। किससे बना है? सेल से बना है, कोशिका से बना है। और कोई भी जो कोशिका होगी बच्चों उसमें 3 चीज़ होगा, आप पढ़ते हैं। उसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, एक केंद्रक होगा जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारी धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमोजोम कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमोजोम या गुणसूत्र कहते हैं बच्चों। सेकंड कंसेप्ट ये आता है कि ये जो क्रोमोजोम जो है का नॉर्मल कंसेप्ट ये है कि जो सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है, और कोशिका के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पहली बात, सेल क्या है? एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में बहुत सी चीज़ों का निर्माण होता है, जिससे मेरा शरीर बन रहा है। जो जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सारे चीज़ का निर्माण जो है, जितने भी हमारी क्रियाएं हो रही हैं वो सब कोशिकाओं में होती है। और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का एक शरीर का निर्माण होता है बच्चों। इस कोशिका के भीतर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है साहब? रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट गोज विद इन द सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। या 2 तरह का होता है, एक में टूटता है, एक में बनता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, उसमें निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज बनाया। रिस्पायरेशन में क्या हुआ? टूटता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। उसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एटीपी का, जिसको एनर्जी करेंसी कहते हैं, और CO2 का निर्माण होता है बच्चों। सेकंड बात कहता है कि सेल के अंदर जो मेरा केंद्रक है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, ये हमारा एक प्रिंसिपल साइट है, ये ब्रेन है, ये
जो है गार्जियन है, जो सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोलिंग सेंटर है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल साहब होते हैं, क्लास में मास्टर साहब होते हैं, पूरे सिस्टम को, घर में गार्जियन होते हैं, माता पिता पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। किसी की कमी हो गई, किसकी दरकार है या नहीं है, वो सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है, केंद्रक कर रहा है। और केंद्रक के भीतर कौन है? क्रोमोजोम है, गुणसूत्र है। और जानते हो बच्चों, सारे जितने भी प्राणी हैं सब में क्रोमोजोम की संख्या निश्चित होती है। हम मनुष्यों के प्रति कोशिकाओं में 46 क्रोमोजोम होता है। और ये क्रोमोजोम किससे बनता है बच्चों? ये क्रोमोजोम बनता है आपका, जिसको जो है ये न्यूक्लिक एसिड, शुगर, फॉस्फेट से मिलके ये बनता है बच्चों। ये क्रोमोजोम न्यूक्लिक एसिड, शुगर और फॉस्फेट से मिलके बना। और प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जो कि ये न्यूक्लिक एसिड कितने तरह के हो गए? डीएनए और आरएनए 2 तरह के होते हैं बच्चों। और डीएनए और आरएनए किससे बनता है? ये बेसिक कंसेप्ट है। ये नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनता है बच्चों। ये नाइट्रोजनस बेस जो है कितने तरह के होते हैं? ये नाइट्रोजनस बेस जो है बच्चों 2 तरह के होते हैं। एक को कहता है प्यूरिन, और एक को कहता है पायरीमिडीन। क्या कहता है बच्चों? पायरीमिडीन कहता है बच्चों। ये प्यूरिन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एटी और ये हो गया आपका जीसी। जिसमें बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर कर लो कि ये मेरा नाइट्रोजनस बेस कितने तरह का होगा? एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। यहां तक कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों कि मेरा जो कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में क्रोमोजोम है, जिसको गुणसूत्र कहते हैं। और हर प्राणी में, हर स्पीसीज में क्रोमोजोम की संख्या फिक्स होती है। मानव में, मनुष्यों के प्रत्येक कोशिकाओं में 46 क्रोमोजोम होता है, 23 जोड़ा होता है। क्रोमोजोम किससे बना साहब? हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए से बनता है, जिसको न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का नाम पूछा है, कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड कितने तरह के? 2 तरह के, डीएनए और आरएनए। ये डीएनए आरएनए किससे बने साहब? और एक आपका जो है ये नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट से। शुगर का कैसा शुगर? राइबोज शुगर, 5 कार्बन शुगर, जो कि ये शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं। हम कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डबल स्टैंडर्ड है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। 2 स्टैंड के बीच में नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के हैं? 4 तरह का है, एटीजीसी और एक है थाइमिन। 5 तरह के हो गए बच्चों। तो जैसे अंग्रेजी में जो अल्फाबेट्स हैं, अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने? 26 तरह के होते हैं। और ये 26 अल्फाबेट आपस में मिलकर के डिफरेंट वर्ड्स का निर्माण करते हैं। उसी तरह से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ये 4 या 5 तरह के जो आपका जो नाइट्रोजनस बेस है, ये डिफरेंट परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मिला करके डिफरेंट तरह के कैरेक्टर का निर्माण करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? कहता है कि इसी डीएनए को, आगे पढ़िएगा, इसी डीएनए को जो है एक वर्ड आपको हमेशा भेंट होगा। वो भेंट है आपको कहीं कहीं जीन मिलेगा और कहीं कहीं आपको डीएनए मिलेगा। तो ये जीन और डीएनए में भी कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों। जीन और डीएनए क्या है कि फंक्शनल यूनिट जो होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जो डीएनए अभी कार्यरत हैं उनको जीन कहते हैं। कहता है कि हर जीन जो है कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप देखते होंगे साहब कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सबका थंब इम्प्रेशन अलग अलग है। आँख का जो पुतली है, जो आपको आधार कार्ड में जो फोटो लिया आता है, हर का अलग अलग है। साइन मैच कर जाएगा लेकिन थंब इम्प्रेशन मैच नहीं करेगा। इसका मतलब कि सबका जो जीन जो है वो अलग अलग है। नाक का देखिए, होठ का देखिए, कान का देखिए, आईक्यू देखिए, हाइट देखिए, कलर देखिए, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जीन है। वो जीन क्या है? ये डीएनए है। कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों। और जीन की और डीएनए किससे बना? वो नाइट्रोजनस बेस से बना। अगर उसमें कोई अल्टरनेशन होगा या चेंजेज हो जाएगा बच्चों
तो मेरा जो जीनोटाइप अगर चेंज होगा, मतलब जीन में के नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस में परिवर्तन होगा बच्चों, तो मेरा फिनोटाइप, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वो बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी, रंग रूप बदल जाएगा बच्चों। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, जो मैं आपको प्रीवियस में ले गया बच्चों। अब मैं बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर आपको क्लास 12th में पढ़ना है, इसमें पहला एक दो पढ़ने में जो है बच्चों, एक दो साइंटिस्ट का नाम आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, जिससे क्वेश्चन बराबर आता है। और आपको एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चों हर्बर्ट बॉयर। क्या नाम है? हर्बर्ट बॉयर। क्वेश्चन पूछ दिया कि हर्बर्ट बॉयर क्यों फेमस थे, तो हर्बर्ट बॉयर जो है, इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, याद कर लो बच्चों, क्या नाम है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज किसने किया? क्वेश्चन अगर आ गया हर्बर्ट बॉयर लिखिएगा। कब खोज किया? 1969 की कहानी ये है। 1969 में हर्बर्ट बॉयर ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज किया। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्होंने कहां से खोजा? तो बैक्टीरिया से खोजा। सेकंड पॉइंट है बच्चों, कहां से खोजा? बैक्टीरिया से खोजा। कभी कभी परीक्षा में, 12th के परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देगा कि ये कौन सी बैक्टीरिया, 4 नाम दे देगा, तो याद कर ली, इशरिचिया कोलाई। क्या नाम है बच्चों? इशरिचिया कोलाई से खोजा बच्चों। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब सेकंड ये आता है कि भाई इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है साहब? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं उनको कट करता है। क्या करता है? कट करता है। इसलिए इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर सीजर। ये हिट क्वेश्चन है क्लास 12th का कि मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर जो है बच्चों वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर वो डीएनए स्ट्रैंड को, धागा जो है डीएनए का जो धागा है, मैक्रोमोलिक्यूल है, उसको कट करता है स्पेसिफिक साइट पर, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर कट करता है बच्चों। और कट करने के बाद जहाँ से मान ली ये धागा है, ये धागा को कट कर दिया, 2 धागा बना, तो जो एंड पॉइंट रहेगा बच्चों, इस एंड पॉइंट पर स्टिकी एंड, क्या कहते हैं इसको? स्टिकी एंड का निर्माण करता है बच्चों। क्यों स्टिकी एंड निर्माण किया? क्या फायदा हुआ कि दूसरा जो स्ट्रैंड आएगा तो उससे जो है चिपकने में मदद करता है, टाई और पेस्ट होने में मदद करता है बच्चों। क्वेश्चन पूछेगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज किसने किया? हर्बर्ट बॉयर ने किया। कब किया? 1969 में किया। कहां से खोजा? बैक्टीरिया से खोजा। बैक्टीरिया का नाम क्या है? इशरिचिया कोलाई नाम है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? ये डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं। कट द डीएनए स्ट्रैंड, कट डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पर। और क्या फॉर्मेशन करते हैं? स्टिकी एंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? स्टिकी एंड। स्टिकी मतलब चिपचिपा, उसका एंड जो है चिपचिपा होगा बच्चों। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों इसके बारे में? अब आगे क्या हो, दिमाग रखिए, सेकंड साइंटिस्ट जो आते हैं उसके नाम के बारे में आप जान लीजिए। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये हिट क्वेश्चन है क्लास 12th का, बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं? आप लिखिएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहते हैं। सेकंड साइंटिस्ट आया स्टेनले कोहेन। कौन आया बच्चों? स्टेनले कोहेन। स्टेनले कोहेन क्यों फेमस हुए? स्टेनले कोहेन फेमस हुए बच्चों, ये आपको प्लाज्मिड को डिस्कवर किए। प्लाज्मिड, ये क्वेश्चन बराबर, कभी 1 नंबर का क्वेश्चन, कभी 2 नंबर का क्वेश्चन बराबर आता है कि प्लाज्मिड का खोज किसने किया? स्टेनले कोहेन साहब ने प्लाज्मिड का खोज किया। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, स्टेनले साहब ने प्लाज्मिड का खोज किया। तो ये प्लाज्मिड क्या है साहब? पहले कंसेप्ट इसको क्लियर करो। ये प्लाज्मिड क्या है? तो नॉर्मल जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, बैक्टीरियल सेल यूकैरियोटिक है, मतलब ये आपका सिंगल सेल के हैं। प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब हुआ जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। ये कंसेप्ट हुआ बच्चों। कहता है क्या है कि नॉर्मल बैक्टीरिया में एक क्रोमोजोम होता है। कितना क्रोमोजोम होता है? एक क्रोमोजोम होता है, जिसको जीनोमिक क्रोमोजोम कहते हैं। ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वहाँ ख़त्म हो गया। ये जो है आपका जीनोमिक क्रोमोजोम, ओरिजिनल क्रोमोजोम एक होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में के साइटोप्लाज्म में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम पाया जाता है।
एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि सर्कुलर होता है। तो इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो कि साइटोप्लाज्म फ्रीली पाया जाता है, मूव करते रहता है, कहां पाया जाता है एक्स्ट्रा प्लाज्मिड? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फ्रीली फ्लोट करता है। जो स्मॉल है, याद कर लीजिए क्या है, स्मॉल है, सर्कुलर है, शेप, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्या है बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। नॉर्मल क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहता है। प्लस इसमें और क्या कहता है साहब? ये जो है इसमें पावर ऑफ रिप्लिकेशन है। क्या है इसमें? पावर ऑफ रिप्लिकेशन, अपनी संख्या को बढ़ाने की शक्ति है। पावर ऑफ रिप्लिकेशन पाया जाता है इसमें। ये सारे बात किसने बताया? ये बताया आपको कोहेन साहब ने पाया। ये दूसरी बात क्या है? ये प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। नॉट इन ऑल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, नॉट इन ऑल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल क्रोमोसोम जो है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर, स्मॉल जो है, ये आपका फ्रीली लाई इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में टहलते बोलते रहता है। ये जो पावर ऑफ रिप्लिकेशन है बैक्टीरिया में पाया था, नॉट इन ऑल बैक्टीरिया। इसको किसने बताया भाई? ये स्टेनले कोहेन साहब ने बताया। अब अगला कंसेप्ट क्या कहता है ये देखिए। कोहेन ने, एक तो कंसेप्ट आपका ये हो गया। सेकंड, कोहेन ने एक ऐसा टेक्निक डेवलप किया, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें उन्होंने नॉर्मल बैक्टीरिया से इस प्लाज्मिड को निकाला और दूसरे सेल में डालना, ट्रांसफर कर दिया। ये विधि को, उसने टेक्निक को डेवलप किया। किसने डेवलप किया साहब? स्टेनले कोहेन ने किया। रिमूविंग दिस प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड री इंसर्टिंग देम इन अदर सेल। इस मेथड को किसने डेवलप किया? स्टेनले कोहेन ने किया। एक नॉर्मल जो ओरिजिनल बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल सेल से इस प्लाज्मिड को निकाल के दूसरे बैक्टीरियल सेल में उसको इंसर्ट करा दिया। इसको खोजा साहब। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछता है इसमें कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का खोज किसने किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हर्बर्ट बॉयर आ गया। सेकंड क्वेश्चन आया प्लाज्मिड का खोज किसने किया? स्टेनले कोहेन ने किया। मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? कट द डीएनए, डीएनए का कट करता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। प्लाज्मिड क्या है साहब? बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सभी बैक्टीरिया में पाता है। गोल है, सर्कुलर है, स्मॉल है, पावर ऑफ रिप्लिकेशन है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोहेन साहब ने, स्टेनले कोहेन ने उस टेक्निक को, एक सेल से, बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड को निकाल के दूसरे सेल में उसको डाला। एक टेक्निक को किसने डेवलप किया साहब? रिमूविंग दिस प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड रीइंसर्टिंग देम इन अदर सेल। किसने खोजा साहब? ये आप लिखिएगा, कोहेन साहब ने खोजा साहब। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन जो आता है इसे, वो आता है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो क्वेश्चन आया है कब आया? ये बहुत हिट क्वेश्चन है, बराबर आता है। लिखिए 1972 में काम हुआ, 1972 में। इस पर जो वर्क किया, दो साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया, वो बॉयर और कोहेन, बॉयर एंड कोहेन साहब ने मिलकर ये काम किया। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण, या फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्वेश्चन आ गया। कब खोजा गया? 1972 में। किसने खोजा? बॉयर एंड कोहेन ने खोजा साहब। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? अब आपको देखिए जो है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि कभी डेफिनेशन आ जाएगा, कभी क्या है, उसके बारे में कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं साहब। बायो का मतलब लिविंग, सजीव हुआ, और टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक हुआ। टेक्नोलॉजी जिसको तकनीकी कहते हैं, तकनीक। तो कहता है कि वह मनुष्य के फायदे के लिए, मनुष्य के फायदे के लिए, फायदे के लिए, हमारे मनुष्य के फायदे के लिए जिस चीज का निर्माण करते हैं हम, उस चीज के निर्माण में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनका
या उनके बनाए हुए एंजाइम्स का हम प्रयोग जब करते हैं तो चीज बनाते हैं तो उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उस तकनीक का बायोटेक्नोलॉजी में उस तकनीक का अध्ययन करते हैं जिसमें सजीवों का या उनके द्वारा बनाए हुए एंजाइम्स का यूटिलाइज करके जब हम कोई सामान का निर्माण करते हैं तो उसको कहता है बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं साहब? बायोटेक्नोलॉजी। मनुष्य के लिए फायदेमंद चीजों को बनाने के लिए, मनुष्य के लिए क्या फायदेमंद चीजों को बनाने के, हमारे फायदे के चीजों को बनाने के लिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उसके द्वारा बनाए गए एंजाइम्स का जब हम यूज करते हैं तब हम उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं साहब। जैसे आप पढ़ते हैं ब्रेड, बियर, आपका कर्ड क्या है? ये बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। ये दोनों में ईस्ट क्या है साहब? ईस्ट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है। ईस्ट में कभी कभी नाम पूछ देगा तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी लिखिएगा, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ये लिखिएगा बच्चों, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। समझ गए बात को? अब आगे देखिए, कहता है कि इन सब चीज को बनाने के लिए जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं साहब? लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं। तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स का, किसका साहब? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स का हेल्प लेते हैं कि नहीं? तब उसको भी हम जो है बायोटेक्नोलॉजी में उसका अध्ययन करते हैं। किसको करते हैं बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में याद कर लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का या उनके द्वारा बनाए हुए एंजाइम्स का जब सहारा लेकर के कोई जो ऐसा चीज़ बनाए जो हमारे फायदे के लिए है, ब्रेड है, बियर है, वाइन है, दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ है, तब उसको कहता है हम अध्ययन करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी किसका ब्रांच है? बायोलॉजी की शाखा है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? बी से बायोटेक्नोलॉजी, बी से बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि बायोलॉजी की शाखा है जिसमें जीवों का या उनके द्वारा बनाए हुए एंजाइम्स का सहारा लेकर के हम ब्रेड, बियर, वाइन, दवाइयाँ बनाते हैं, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसमें क्या है साहब कि कौन कौन सा चीज़ इसके अंदर में आते हैं वो समझ लीजिए। कहता है कि इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल में बियर बनाना है, वाइन बनाना है, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाना है, तब पढ़ना है साहब। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किसको कहता है बच्चों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका भी अध्ययन जो है बायोटेक्नोलॉजी में आता है। दूसरा है जीन का, कोई जीन है, जीन का सिंथेसिस, नए जीन का निर्माण, डिफेक्टिव जीन का करेक्शन, उसको ठीक करना। तो जेनेटिकल जो हेरिटेड डिजीज होते हैं, जेनेटिक डिजीज होते हैं, उसमें जीन्स के सीक्वेंस जो गड़बड़ाते हैं उसको ठीक करना। डीएनए वैक्सीन का निर्माण, आजकल जो कोरोना में बहुत से वैक्सीन जो सुने होंगे कि बहुत वैक्सीन को आने में बहुत टाइम लग गया, तब जो कोरोना जो है महामारी फैला दिया, तब आपके जो है टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन का सिंथेसिस, डिफेक्टिव जीन का करेक्शन, डीएनए का वैक्सीन का निर्माण, ये सारे जो है हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों अध्ययन करते हैं। और क्या है कि आपका ब्रेड है, बियर है, वाइन है, दवाइयाँ हैं, ये सारे का निर्माण जो है बच्चों हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं बच्चों। आप लोग दिमाग में बैठा लो। उसके बाद जो है बच्चों अगला जो कंसेप्ट है वो आ गया यूरोपियन, EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ, EFB क्वेश्चन आएगा कि EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कभी कभी क्वेश्चन आपको आ जाएगा। EFB का फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाएगा। EFB क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है, जो डेफिनेशन दिया बायोटेक्नोलॉजी का,
इसमें ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके समझाया बच्चों, जो आपको समझा देता हूं। इसने क्या किया, इसने कहा कि प्रोडक्ट, क्योंकि आप किताब में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। EFB ने क्या कहा प्रोडक्ट के लिए, जैसे वाइन बियर वगैरह जो होता है, प्रोडक्ट्स है जो को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको मिलते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विसेज सेवा के लिए। किसका, नेचुरल साइंस का, किसका, नेचुरल साइंस का। क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। किसका करते हैं, समायोजन करते हैं। किसके साथ, अब यही पर कंसेप्ट खाली क्लियर कर लेना है। ऑर्गेनिजम्स, जीवों के साथ, उनके सेल के साथ, सेल के पार्ट्स के साथ जब हम समायोजन करते हैं और नए चीज का निर्माण करते हैं तब उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं साहब। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या कहा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा कि प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए किसका, नेचुरल साइंस का, प्राकृतिक विज्ञान का सहारा लेते हैं, समायोजन करते हैं, मिक्स करते हैं। किसके साथ, किसका हेल्प लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स का, सेल का, सेल के पार्ट्स का या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का। और सहारा लेकर के हम नए नए प्रोडक्ट्स का निर्माण किए, उनसे उनका सर्विस लिए, तब उसको कहा था बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहता है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी। EFB का जो कंसेप्ट है ये ओल्ड और न्यू कंसेप्ट का मिक्सचर है। ओल्ड और न्यू का ये दोनों का एक रास्ता है कि बीच का रास्ता निकाला साहब। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि EFB का बायोटेक्नोलॉजी का क्या डेफिनेशन है, तो इस बात को आप लिखिएगा। प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, नेचुरल साइंस का जब हम समायोजन करते हैं किसके साथ, ऑर्गेनिज्म्स का, सेल का, सेल के पार्ट्स का या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का, उसको कहते हैं साहब। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आइए कि टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, जैव प्रौद्योगिकी जो होता है, इसमें क्या दो टेक्निक है, दो चीज है जिसका पूरे में समावेश है। पहला आता है बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला क्या है, याद कर लो, क्वेश्चन आएगा टेक्निक, क्या आएगा, टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन अगर आ गया कि राइट द व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो दो टेक्निक है बच्चों, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। याद कर लो बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है आपका बच्चों क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दो टेक्निक, दो कोर टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी जिस पर आधारित है, वो दो है बेटा, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों। इस दो मूल आधार है जिस पर पूरा बायोटेक्नोलॉजी जो है बेस्ड है बच्चों। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है साहब, तो पहला वर्ड है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब इसमें वर्ड आ गया, क्या वर्ड जुड़ा हुआ, जीन। क्या है बच्चों, जीन। क्या है, जीन है। और आपको समझा देता हूं बच्चों कि ये जो जीन है ये आपको जो आता है आपका डीएनए और आरएनए। क्या बताया बच्चों, शुरू में बताया था डीएनए और आरएनए। ये डीएनए और आरएनए किसका बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस का। नाइट्रोजनस बेस कितने हैं साहब, 4 तरह के रहते हैं साहब, AT और GC। कहता है कि अगर नाइट्रोजनस बेस में के सीक्वेंस में, और आपको हम बताए थे कि जैसे अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट मिलते हैं, आपस में मिल करके नए नए वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं और लाखों करोड़ों वर्ड्स का निर्माण कर दिए, उस तरह हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, हमारे सेलुलर सिस्टम में ये 4 तरह का जो नाइट्रोजनस बेस है, आपस का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, मिल करके लाखों हजारों लाखों कैरेक्टर्स का गुण का निर्माण करते हैं। आप देख लीजिए धरती पर जितने भी मनुष्य हैं सबका फिंगरप्रिंट अलग है, सबका आँख का जो पुतली है सबका अलग अलग, किसी का मैच नहीं करता है साहब। है नाक में देखिए, होठ में देखिए, कान में देखिए, आवाज़ देखिए, IQ देखिए, सबका अलग अलग है, सबकी बोली अलग है, आवाज़ अलग है। ये सबका मालिक कौन बैठा हुआ है, जीन है। जीन का दूसरा नाम क्या है, DNA, और जीन दोनों बच्चों एक ही है। जो फंक्शनल DNA होते हैं
क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में मान लीजिए 5 बच्चे मास्टर साहब की कहानी सुन रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और 5 बच्चे सोए हुए हैं, तो सोए हुए बच्चों को जीन नहीं कहेंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। सारे बच्चे को डीएनए कहेंगे, 10 बच्चों को, लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है, ध्यान लगाए हुए, उसको जीन कहेंगे। उसी तरह से एट ए टाइम जो डीएनए फंक्शनल होगा उसको जीन कहेंगे। जैसे लड़का में मूछ और दाढ़ी आता है, एक सर्टेन एज पर आता है उसका जीन तो है ना साहब, लेकिन एक टाइम पर वो अपने इफेक्ट को शो करता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये कहता है कि भाई कि जो जीन, जो डीएनए, जो नाइट्रोजनस बेस के जो केमिस्ट्री है, नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है, इसको जब हम अल्टर कर देंगे तो मेरा उसको कहता है जीनोटाइप। क्या जी से जीन और जी से जीनोटाइप चेंज हो जाएगा। और जब जीनोटाइप चेंज होगा तो क्या होगा बच्चों? फिनोटाइप। क्या चेंज हो जाएगा? फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या हो गया? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकृति चेंज हो जाएगी। जब आप जीन्स में चेंज करेंगे, उसके नाइट्रोजनस बेस में चेंज करेंगे, अल्टर करेंगे, तो उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप एकदम रट लो बच्चों। जीनोटाइप हो गया जीन्स का वो हो गया, फिनोटाइप हो गया एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बदल जाएगी बच्चों। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब आपको आइए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक तो आपका खत्म हो गया, अब सेकंड आपको पढ़ा रहा हूं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जब तक आपको जीन और क्रोमोजोम का कंसेप्ट नहीं रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी आपके दिमाग के पल्ले नहीं पड़ना है साहब। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या नाम है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या है साहब? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में है कि जिस मीडियम में, पहला इसमें याद कर ले कि स्टेराइल मीडियम, वर्ड आपको दिखाएगा स्टेराइल मीडियम। स्टेराइल मीडियम मतलब क्या हो गया? स्टेराइल मीडियम मतलब वह मीडियम जिसमें कोई पैथोजन कौन है? बैक्टीरिया है, वायरस है और फंगाई है। जिस मीडियम में कोई पैथोजन, नो पैथोजन किसको कहते हैं? जो डिजीज कॉज करते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? जो डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कौन कॉज कर रहे हैं? बैक्टीरिया है, वायरस और फंगाई। तो कहता क्या है कि स्टेराइल मीडियम को तैयार करना है। उस स्टेराइल मीडियम में कोई पैथोजन नहीं होंगे, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई का इन्फेक्शन नहीं होगा। और जब पैथोजन नहीं रहेंगे तब वो मीडियम स्टेराइल कहलाएगा, उसमें डिजीज पैदा नहीं होगा। और इसी मीडियम में जो है, जो सेल को रखेंगे वो अपने एंजाइम्स का निर्माण करेंगे। और लार्ज क्वांटिटी, बायो प्रोसेस में क्या है? स्टेराइल मीडियम तैयार करना। और दूसरा इसमें कंसेप्ट है कि लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज बनाना। लार्ज क्वांटिटी क्या कहता है बच्चों? लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज को पैदा करना। काहे के लिए लार्ज क्वांटिटी क्या पैदा करना साहब? एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम से, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स, ये सब का निर्माण होता है बच्चों। तो आपको कंसेप्ट इसमें खाली क्लियर कर लीजिए कि जो कोड टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी का, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है साहब? कि जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए, उसके केमिस्ट्री को अल्टर कर देना, वो म्यूटेशन कहलाता है। क्या कहता है? म्यूटेशन कहलाता है। और जब उसके केमिस्ट्री को हम चेंज कर देंगे, नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस को चेंज कर देंगे, तो उससे क्या होगा? फिनोटाइप चेंज कर जाएगा बच्चों। और सेकंड है बच्चों क्या कि आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। इसमें क्या है कि स्टेराइल मीडियम को तैयार करना है और लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। तो स्टेराइल मीडियम मतलब क्या हो गया कि जिसमें पैथोजन फ्री हो, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं रहे, ऐसा मीडियम हमको तैयार करना है जिस मीडियम में बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई का इन्फेक्शन नहीं हो बच्चों। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे देखिए, अब अगला पॉइंट एक कहता है कि जो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं अभी, वो है बच्चों इस चैप्टर में, वो है एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है बच्चों एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस दोनों के बारे में बच्चों थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है साहब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं, इसमें
क्रोमोजोम की संख्या जो होती है वो हाफ हो जाती है, और इसमें जो होता है 1 से हाफ हो गई। और इसमें क्या है, जो पेरेंट्स में जितने क्रोमोजोम रहेंगे, अगर एक क्रोमोजोम है तो उनके ऑफस्प्रिंग में भी नो ऑफस्प्रिंग, नो चेंज इन क्रोमोजोम नंबर, नो चेंज इन क्रोमोजोम नंबर, गुणसूत्र में कोई चेंज नहीं होता है साहब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोजोम की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये मियोसिस की क्रिया द्वारा होता है। हाफ कैसे हुआ साहब? मियोसिस क्रिया द्वारा, मियोसिस नाम का सेल डिवीजन से होता है। और एसेक्सुअल में जो है जो क्रिया होती है वो माइटोसिस होता है। तीसरा बात बोलते हैं कि वेरिएशन कहाँ पाया जाएगा, सेक्सुअल में कि एसेक्सुअल में, तो लिखिएगा कि वेरिएशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पाया जाएगा। और जब वेरिएशन होगा तो उससे क्या होगा, इवोल्यूशन डेवलप करेगा, इवोल्यूशन होगा। कंसेप्ट क्लियर कर लो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सब बेसिक है, कखा गागा है, जो आपको समझाता हूँ, जो आपको आगे इस चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में जो है नॉर्मली 1 सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। ये जो 6 ऑर्गन्स हैं, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, वहाँ रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है। यह किस क्रिया से होता है, मियोसिस से होता है। इसमें वेरिएशन दिखाई पड़ता है और इवोल्यूशन को प्रमोट करता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोजोम की संख्या में बदलाव नहीं होता है, माइटोसिस नाम का सेल डिवीजन होता है और इसमें वेरिएशन नहीं पाया जाता है। क्या होता है बच्चों? वेरिएशन नहीं पाया जाता है। आप कंसेप्ट क्लियर कर लो। लेकिन क्या है, इसका फायदा क्या है साहब? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। ये बहुत बड़ा फायदा है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो पहले से चला आ रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको प्रिजर्व करता है। क्या करता है? ये प्रिजर्व करता है। और इसको क्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्लोन भी कहते हैं। क्लोन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट होंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये सेक्सुअल का भी फायदा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? प्रिजर्व करता है साहब। लेकिन एक बात को यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाता है, वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन होता है। आप एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, चारों का रंग, रूप, आकार, विचार सब अलग अलग होता है, वेरिएशन पाता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट लाइक फोटोकॉपी है। जैसे बाप वैसे उसका बच्चे होते हैं, इसमें वेरिएशन नहीं पाया जाता है, लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। क्लोन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या है, अपने पेरेंट से मैच करता है बच्चों। अब अगला कंसेप्ट देखिए, अगला कंसेप्ट क्या कहता है वो देखिए। अगला कंसेप्ट ये कहता है बच्चों कि जो नॉर्मल, जो परंपरागत तरीकों से, जो ट्रेडिशनल जो मेथड थे हाइब्रिडाइजेशन, जो हम हाइब्रिड जो कराते थे, ब्रीडिंग जो कराते थे, ट्रेडिशनल मेथड, ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर लो। ब्रीडिंग क्या है साहब? ब्रीडिंग कहता है कि ओल्ड, पहले जो ब्रीडिंग होता था, जो ट्रेडिशनल मेथड थे ब्रीडिंग के, ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत तरीकों से जो ब्रीडिंग, ट्रेडिशनल मेथड जो थे, उसमें क्या था साहब? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ब्रीडिंग, और जो न्यू कंसेप्ट आया, दोनों में क्या फर्क हुआ साहब? ये देखो, पहले कहता है ट्रेडिशनल मेथड थे हाइब्रिडाइजेशन और ब्रीडिंग के, इसमें जो डिजायरेबल जीन्स और जो अनडिजायरेबल जीन्स, जिस जीन्स को हमको आवश्यकता है उसको डिजायरेबल कहते हैं, और जिस जीन्स को हमको आवश्यकता नहीं उसको अनडिजायरेबल कहते हैं। इस दोनों में हम इसको फर्क नहीं कर पाते थे, अलग अलग नहीं कर पाते थे बच्चों। कंसेप्ट क्लियर है आपको कि जो डिजायरेबल जीन है और अनडिजायरेबल जीन्स दोनों आपस में मिक्स कर जाते थे और अपने करैक्टर को शो नहीं कर पाते थे। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाने के बाद, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर आ जाने के बाद
क्या हुआ, हम लोग डिजायरेबल जीन और अनडिजायरेबल जीन को आइसोलेट कर लिए, अलग अलग कर लिए, और उसका जो इफेक्ट आया वो काफ़ी बढ़ गया बच्चों। तो कंसेप्ट इसमें ये क्लियर करना है कि जो ट्रेडिशनल मेथड से जो हाइब्रिडाइजेशन और ब्रीडिंग होता था, इसमें हम आइसोलेट किसको, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल जीन को हम लोग नहीं कर पाते थे, वो दोनों साथ साथ चलते थे। लेकिन जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आ गया, बायोटेक्नोलॉजी डेवलप किया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, जीन क्लोनिंग आ गया, जीन ट्रांसफर का टेक्निक डेवलप किया, तब क्या हुआ कि हम लोग डिजायरेबल जीन को आइसोलेट करने में सफल हो गए बच्चों। कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अब आपको क्या कहता है आगे कि एक आता है वर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या था बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंसेप्ट हमेशा झेलना पड़ेगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कहते हैं। कहता क्या है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर जो क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम के अंदर जो डीएनए है, इस डीएनए को हम निकाले क्रोमोजोम से और निकाल के किसी बैक्टीरिया के सेल में, इसको कहेंगे एलन डीएनए। एलन मतलब बाहर से, एलन डीएनए परदेशी। इसके लिए ये बैक्टीरियल सेल है। ये क्या है बच्चों, ये बैक्टीरियल सेल है। कंसेप्ट पहले क्लियर आपको कर देते हैं, तब आपको इस, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि पूरे +2 में 2 चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स जो है काफ़ी समझने वाला चैप्टर है, जिसे बच्चे बहुत दूर भागते हैं। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। अगर कहता है कि नॉर्मल ह्यूमन सेल जो है, उस सेल के भीतर क्रोमोजोम है, ये सेल है, सेल में एक केंद्रक है, इसके अंदर क्रोमोजोम्स हैं। क्रोमोजोम किसके बने हुए हैं साहब, डीएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं। ये डीएनए और प्रोटीन को क्या किया, डीएनए को निकाले और निकाल करके हमने क्या किया, बैक्टीरियल सेल में डाल दिए। तो कहता ये है कि साहब क्या ये जो एलन डीएनए ह्यूमन सेल का जो डीएनए है, क्या बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके क्या रिप्लिकेट करेगा। क्वेश्चन आता है, क्या रिप्लिकेट करेगा, नहीं रिप्लिकेट करेगा साहब। जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल होगा, तो जो नॉर्मल ये ह्यूमन डीएनए जो है, एचडी कह दीजिए, क्या एचडी यहाँ आएगा, क्या ह्यूमन डीएनए इसमें आएगा, बच्चों में उसका आएगा, नहीं जाएगा साहब। मात्र डीएनए को निकालकर ह्यूमन बैक्टीरियल सेल के डाल देने से न क्रोमोजोम में रिप्लिकेशन, डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा। और जब ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेंगे, 1 से 2 सेल बनेंगे, तो इसमें भी ये जो ह्यूमन जो एलन डीएनए जो है, इसमें नहीं आएंगे। इनके ऑफ स्प्रिंग में ये डीएनए जो है नहीं आएंगे, नहीं पहुंचेंगे साहब। तो क्या करना पड़ेगा साहब, करना क्या पड़ेगा वो देखिए। कहता है अगर हम किसी डीएनए को बैक्टीरियल सेल में सिंपली डाल देंगे तो वह रिप्लिकेट नहीं करेगा। रिप्लिकेशन के लिए उसे बैक्टीरियल क्रोमोजोम से क्या होगा, जुड़ना पड़ेगा। क्यों जुड़ना पड़ेगा साहब, पहले जो एलन डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, इस बैक्टीरियल डीएनए से इसको जुड़ना पड़ेगा। और जान लीजिए कि हर बैक्टीरियल डीएनए के क्रोमोजोम में एक ORI होता है। क्या होता है बच्चों, ORI। क्वेश्चन पूछेगा कि ORI का फुल फॉर्म बताइए। ORI क्या नाम है बच्चों, ORI, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। क्या है बच्चों, एक साइट है डीएनए का, एक बेस सीक्वेंस है जिसको ORI कहते हैं। बैक्टीरियल सेल के क्रोमोजोम में एक ORI होता है। क्या होता है बच्चों, ORI, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। वो कहाँ पाया जाएगा, बैक्टीरियल सेल के क्रोमोजोम में पाया जाएगा बच्चों। जब तक एलन डीएनए ये बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है, इससे अटैच नहीं होगा और उसके ORI से मैच नहीं, ORI से जहां पर ORI होगा,
ORI कहाँ है साहब? बैक्टीरियल क्रोमोसोम के डीएनए में ORI है, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, और नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस होता है जो रिप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। क्या करता है बच्चों? इनिशिएट करता है। तो कहता क्या है कि जब तक एलन डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के डीएनए से कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद ORI क्या करेगा, जब दोनों मिल जाएगा तब जाकर के फिर जब डिवाइड करेगा तो इसकी संख्या जो है बढ़ेगी। क्या होगा? संख्या बढ़ेगी। इसलिए कहता क्या है कि जो ह्यूमन सेल का जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, उसकी अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, नंबर को बढ़ाने के लिए पहले बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम से उसको अटैच होना पड़ेगा। और बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम में क्या है साहब? ORI है। तब जाकर के वो क्या करेगा? रिप्लिकेट करेगा, उसकी संख्या बढ़ेगी और तब उसको कहेगा क्लोनिंग। क्या कहता है उसको बेटा? क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग का मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम की संख्या जैसे जैसे रिप्लिकेट करेगा और से उसकी संख्या बढ़ते जाएगी। क्लोनिंग का मतलब होता है मेकिंग द मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। क्या कहेगा बच्चों? कि मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। अब आपको अगला कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, वो समझ लीजिए पहले। ये आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आपको ये कंसेप्ट, किस कंसेप्ट में मैंने आपको ये बताया कि नॉर्मल ह्यूमन सेल का जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जो डीएनए है, उस डीएनए को निकाल करके अगर हम बैक्टीरियल सेल में डाल देंगे तो क्या बैक्टीरिया सेल में जाने के बाद मेरा डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके क्या रिप्लिकेट करेगा? नहीं करेगा साहब। उसके लिए उसको जरूरी है कि बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम है उससे वो पहले अटैच हो, क्योंकि ORI ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहाँ है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम में है। और जब वो मेरा एलन डीएनए और बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए जब आपस में क्रोमोसोम से जब वो अटैच करेगा ORI, तब वो ORI क्या करेगा? रिप्लिकेट करेगा। तो रिप्लिकेशन के लिए पहला पॉइंट क्या जरूरी है? ORI का होना जरूरी है, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का होना जरूरी है, क्योंकि ORI रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन। खाली डाल देने से काम नहीं चलेगा बच्चों। इसको क्लोनिंग कहते हैं। जब अपना बैक्टीरिया फिर डिवाइड करेगा तो मेरा जो क्रोमोसोम है वो भी अपना डिवाइड करेगा, उसकी भी संख्या बढ़ेगी और बढ़ेगी तो उसको कहता है क्लोनिंग। क्या कहेंगे बच्चों? क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होगा मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द टेम्पलेट डीएनए। अब कहता क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, किसको कहता है बच्चों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे बनाते हैं साहब, इसको पहले देखिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में दो डीएनए को आपस में जोड़ना कैसे बनाते हैं साहब, उसको देखिए। तो कहा क्या कि आपको हमने बताया, याद कर लो बच्चों, कि कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे तो इसमें जो है बच्चों 5 चीज होना चाहिए, जिसमें 3 एंजाइम। पहला क्या है साहब? पहला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा है लाइगेज जो जोड़ने का काम करता है, तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए की संख्या को मल्टीप्लाई करता है, संख्या को बढ़ाता है, चौथा है वेक्टर और पांचवा है आपका होस्ट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में 5 चीज चाहिए, जिसमें 3 एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, लाइगेज जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? संख्या को बढ़ाता है, और एक वेक्टर, एक होस्ट। इसको कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मलेरिया नाम का बीमारी सुने होंगे, मलेरिया बुखार होता है। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन है साहब? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है साहब? प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल का बना हुआ है। मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल का बना है। उसको एक जगह से दूसरे जगह कौन पहुंचाता है बताइए? फीमेल एनोफिलीज नाम के मच्छर पहुंचाती है। फीमेल एनोफिलीज मच्छर क्या है? वो कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है, उसको वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेक्टर कहते हैं। और होस्ट कौन हो गया?
वी आर द होस्ट, ह्यूमन क्या हो गए, होस्ट हो गए। यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों। अब आगे देखिए क्या कहानी कहता है। तो वैज्ञानिकों ने जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया उसमें बैक्टीरिया का नाम जो लिखिए बच्चों, बैक्टीरिया जो लिया क्वेश्चन बराबर आता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बताया, स्टैनले बोयर एंड स्टैनले कोहेन। कब बनाया, 1972 में बनाया। फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन बनाया, बोयर और कोहेन का नाम याद कर लीजिएगा, 1972 रट लीजिएगा बच्चों। क्या हुआ उसमें, किसका सहारा लिया, कोहेन ने प्लाज्मिड को खोजा। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर, हैव द पावर ऑफ रेप्लिकेशन, लाइफ फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। उस प्लाज्मिड को लिया, दिस इज द प्लाज्मिड को लिया। किसका लिया, क्वेश्चन पूछेगा, सैल्मोनेला टाइफीमूरियम, याद कर लो बेटा, इसका नाम बैक्टीरिया का नाम कभी कोई पूछ देता है, सैल्मोनेला टाइफीमूरियम, याद कर लो बच्चों, सैल्मोनेला टाइफीमूरियम, टाइफीमूरियम, टाइफीमूरियम। बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफोरियम नाम के बैक्टीरिया से वैज्ञानिकों ने उसके प्लाज्मिड को निकाला। किसका निकाला, प्लाज्मिड को निकाला। और प्लाज्मिड में क्या अटैच किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इसमें अटैच किया। अटैच कैसे करेगा भैया, अटैच करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अटैच करने के लिए बच्चों इसको जो है आपको इसको प्लाज्मिड को कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। कट किससे करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से करेगा। तो ये इसको जो है कट कर दिया साहब, वहां के डीएनए मॉल को हटा दिया, स्ट्रैंड को हटाया, और इसमें क्या हुआ साहब, इसमें जो है इसको अटैच कर दिया, जोड़ दिया। तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हुआ बच्चों। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये क्या है साहब, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ये क्या है साहब, प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड कहां से लिया गया, सैल्मोनेला टाइफोरियम से लिया गया। सैल्मोनेला टाइफोरियम क्या है, एक बैक्टीरिया है, और इसको कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कंसेप्ट क्लियर कर लो, बहुत बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, ये चीज को समझ लो कि बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफोरियम, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को लिया गया। इसके प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ऐड किया गया। ऐड करने के लिए क्या है कि इसको पहले कट किया गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। तो ये जो बचा इसमें क्या किया, ये अटैच कर दिया, किसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को अटैच कर दिया। तो ये जो बना स्ट्रक्चर का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब दो तरह के, दो अलग अलग जीवों के डीएनए क्या हो गए, आपस में मिल गए, जुड़ गए, रिकम्बाइन कर गए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए आपस में मिल गए। अब क्या होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के आने से इस बैक्टीरिया पर, जिसका भी अगर पेनिसिलिन का रहेगा, एम्पिसिलिन का रहेगा, टेट्रासाइक्लिन का रहेगा, तो उस दवाई का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। नाम के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जिस एंटीबायोटिक का जो जीन्स को हम रेजिस्टेंस जीन को लगाएंगे, अगर पेनिसिलियम का लगाएंगे तो पेनिसिलियम दवाई का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं मरेगा बैक्टीरिया। टेट्रासाइक्लिन का लगाएंगे तो टेट्रासाइक्लिन नाम का दवाई जो बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं करेगा साहब। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। अब आपको आगे क्या कहता है साहब, आगे ये कहता है कि अब क्या कहता है कि जो प्लाज्मिड जो है ये क्या करता है, एक्ट एज ए वेक्टर। प्लाज्मिड क्या करता है, एक्ट एज ए वेक्टर। और कहता क्या है, सैल्मोनेला का एक मिलता जुलता इसका है, आपको जो है प्लाज्मिड जो है वेक्टर का काम करता है। जैसे आपको समझाया कि फीमेल एनाफिलिस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आपको जो है आगे क्या कहता है साहब, ये देखिए आपका अगला कंसेप्ट कहता है कि जो मॉलिक्यूलर सीजर हम बताए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या कहे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम।
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या किया, कट किया डीएनए सीक्वेंस को स्पेसिफिक साइट पर। ये आपका डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसकी संख्या को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की संख्या को कौन बढ़ाता है, मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। कौन, क्या लिखिएगा, लिखिएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तब कहता है क्या कि एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है इश्रिचिया कोलाई। क्या नाम है बच्चों, इश्रिचिया कोलाई। अब क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इश्रिचिया कोलाई के सेल में डाल देंगे और डाल करके वहां डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है अपने एक्शन को शो करके मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करेंगे। और जब डीएनए का निर्माण होगा तब पढ़ते हैं ना कि डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। और एंजाइम्स क्या है साहब, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। पढ़े ना बचपन से, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। एंजाइम्स का निर्माण करेंगे। एंजाइम क्या है साहब, बायो कैटलिस्ट है साहब, जो हमारे सेल के केमिकल रिएक्शंस को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो हमने क्या किया साहब कि बैक्टीरिया सैलमोनेला टाइफोरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को लिया। ये प्लाज्मिड वेक्टर का काम करेगा। इसमें एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन को हम एडिशन कर दिए, जोड़ दिए। कटिंग किससे किए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से किए। और पेस्टिंग का काम कौन किया, लाइगेज किया। तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ डाल दिए, इसी से मिलता जुलता एक और है, इश्रिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में डाल दिए। वहाँ डीएनए पॉलीमरेज ने उसकी संख्या को बढ़ा दिया, जिसको क्या कहते हैं साहब, क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोनिंग कहाँ होता है। अगर परीक्षा में पूछ दिया तो बोलेगा इश्रिचिया कोलाई में होता है। और यहाँ पर सैलमोनेला टाइफोरियम जो है ये वेक्टर का काम करता है। और कहता क्या है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है, ये बहुत सारे जो है जीन्स का निर्माण हुआ, बहुत सारे जो है हमारा जो है एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। ये चीज़ दिमाग में बच्चों पढ़ लीजिए। अब आपको क्या कहता है, ई कोलाई को एक वर्ड आएगा जीएमओ। क्या आएगा बच्चों, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या आएगा बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स आएगा बच्चों। दिमाग में कसर क्लियर कर लो। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स को बनाने में क्या चाहिए साहब, आपको 3 चीज चाहिए। उसका फॉर्मूला याद कर लो, IIM। क्या है बच्चों, IIM। IIM होगा बच्चों। GMO पहला एक शब्द आएगा आपको, GMO। क्या आएगा बच्चों, GMO। फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स में जो है बच्चों क्वेश्चन बराबर आता है। ये कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला याद कर ली, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आई का मतलब हो गया आइडेंटिफिकेशन। क्या हो गया बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। ये आई से क्या हो गया साहब, इंट्रोडक्शन। क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। किसका, जो जिस जीन को हमने आइडेंटिफाई किया, जो डिजायरेबल जीन था, उसका इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ, होस्ट में कर दिए। और होस्ट में क्या होगा साहब, जिस होस्ट में डाले वहाँ जो है जो इंट्रोड्यूस्ड डीएनए मेंटेनेंस। क्या होगा बच्चों, अगला है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए maintenance of introduced DNA in the host and transfer of DNA into its progeny। ये क्वेश्चन बराबर आता है साहब आपको कि जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के निर्माण में कितने स्टेप आते हैं, तो याद कर लीजिए 3 स्टेप आते हैं। नाम पूछ लिएगा, नाम IIM याद कर लीजिएगा, ऐसे याद नहीं होगा साहब। आई से आइडेंटिफिकेशन, आई से इंट्रोडक्शन, M से मेंटेनेंस। आइडेंटिफिकेशन किसका, जिस जीन की हमको दरकार है
उसको आइडेंटिफिकेशन, पहले उसकी खोज करिए किसकी दरकार है, जो करैक्टर हम चाहते हैं वो किस जीन में है उसके पहले खोज करिए, और खोज करने के बाद वहाँ से उसको निकालिए उस जीन को, और कहाँ करिए, इंट्रोडक्शन होस्ट के बॉडी में डाल दीजिए। और होस्ट के बॉडी में डालने के बाद फिर क्या होगा साहब, उसका रिप्लिकेशन होगा, रिप्लिकेशन उसकी संख्या बढ़ेगी। तब जिस होस्ट में डाले हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। और उसके बाद क्या है कि वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे, और उसको फिर हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करेंगे बच्चों। अब आपको बच्चों जो है, आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में जो है बच्चों, आपको मैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनाने में कौन कौन से टूल्स यूटिलाइज करते हैं बच्चों, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा बच्चों। गुड बाय बच्चों, थैंक यू बच्चों। आप मेरे वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, एनसीईआरटी को पढ़िएगा। अब आपको पढ़ने में काफ़ी आनंद आएगा और चीज़ समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, गुड बाय बच्चों।